गैयस जूलियस सीजर का जन्म जुलाई 10 ईसा पूर्व को एक प्रतिष्ठित पेट्रिशियन परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने पौराणिक ट्रोजन नायक एनियास के पुत्र यूलस और उनके माध्यम से देवी वीनस का वंशज होने का दावा किया। अपने कुलीन वंश के बावजूद हाल की पीढ़ियों में सीजर की शाखा विशेष रूप से धनी या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नहीं थी। जिनका नाम भी गैस जूलियस सीजर था, एशिया के गवर्नर के रूप में कार्य किया। लेकिन जब जूलियस केवल 16 वर्ष के थे तब वो और एक उच्च चरित्र वाली महिला थी है जिन्होंने अपने बेटे की शिक्षा और परवरिश पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। सभी से तले बड़े जो प्राचीन रोम का एक घनी आबादी वाला और कुछ हद तक बदनाम जिला था। अपनी युवावस्थी के दौरान रोम उनके चाचा मारियस और रूढ़िवादी लुसियस कॉर्नेलियस सुल्ला के बीच एक क्रूर गृहयुद्ध से टूट गया था। विजय हुआ तो उसने सीजर को अपनी पत्नी कॉर्नेलिया को तलाक देने का आदेश दिया, जो मारियस के सहयोगी की बेटी थी। अनुपालन करने से इनकार करने पर सीजर को उनकी विरासत और पुरोहिताई से वंचित कर दिया गया, जिससे उन्हें छिपने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। प्रभावशाली रिश्तेदारों और वेस्टर्न वर्जिन्स के हस्तक्षेप के बाद ही अनिच्छुक सुल्ला को उन्हें माफ करने के लिए मनाया जा सका। सुल्ला ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की थी कि इस सीजर में कई मारियस छिपे हैं। रोम में असुरक्षित महसूस करते हुए सीजर मार्कस मिनूसियस थर्मस के अधीन सेना में सेवा करने के लिए पूर्व हो गए। की घेराबंदी के दौरान उन्हें एक साथी सैनिक की जान बचाने के लिए सिविक क्राउन से सम्मानित किया गया। उन्होंने बिथिनिया के राजा निकोमेडिस चतुर्थ के दरबार में एक राजनयिक दूत के रूप में भी कार्य किया। सीजर एक वकील के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए रोम लौट आए। वह अपने असाधारण वक्तृत्व कौशल और भ्रष्ट पूर्व गवर्नरों के अथक अभियोजन के लिए प्रसिद्ध हो गए। अपने वक्तृत्व को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षक अपोलोनियस मोलोन के पास अध्ययन करने के लिए रोड्स की यात्रा करने का निर्णय लिया। उनके जहाज को सिलीसियन समुद्री डाकुओं ने रोक लिया और उन्हें बंदी बना लिया। जब समुद्री डाकुओं ने उनकी फिरौती के लिए 20 टैलेंट की मांग की तो सीजर हंसे और जोर दिया कि वे इसके बजाय 50 की मांग करें। कैद में रहने के दौरान उन्होंने एक श्रेष्ठ रवैया बनाए रखा। समुद्री डाकुओं को कविताएं पढ़कर सुनाते थे और उन्हें अनपढ़ बर्बर कहते थे। उन्होंने मजाक में समुद्री डाकुओं से वादा किया कि वो एक दिन वापस आएंगे और उन सभी को सूली पर चढ़ा देंगे। फिरौती का भुगतान होने और रिहा होने के बाद उन्होंने तुरंत उनका शिकार करने के लिए एक निजी बेड़ा तैयार किया। अपने वचन के पक्के उन्होंने समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिससे उनकी दया और कठोरता का विशेष मिश्रण प्रदर्शित हुआ। जो कर्सस ऑनोरम की दिशा में उनका पहला बड़ा कदम था। उनकी पत्नी कार्नेलिया की मृत्यु हो गई और उन्होंने एक मार्मिक अंतिम संस्कार भाषण दिया, जिससे उन्हें जनता की सहानुभूति मिली। उन्होंने अपनी चाची जूलिया मारियस की विधवा को भी खो दिया और अंतिम संस्कार का उपयोग मारियस की छवियों को प्रदर्शित करने के लिए किया। इसके बाद उन्हें क्वेस्टर चुना गया और एंटिस्टियस वेटस के अधीन फर्दर स्पेन में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया।
उन्होंने कथित तौर पर सिकंदर महान की एक मूर्ति के सामने रोते हुए विलाप किया कि उन्होंने उस उम्र में इतनी कम उपलब्धि हासिल की थी जब सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी। उन्हें एडिल चुना गया और उन्होंने सार्वजनिक खेलों और निर्माण परियोजनाओं पर जमकर खर्च किया। सर्कस मैक्सिमस में उनके भव्य तमाशों ने उन्हें रोमन जनता का प्रिय बना दिया। पूर्व में उन्होंने बहुत पुराने और अधिक स्थापित उम्मीदवारों के खिलाफ रोम के उच्च पुजारी पोंटिफेक्स मैक्सिमस के पद के लिए चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव की सुबह अपनी मां से कहा कि वो या तो पोंटिफेक्स बनकर लौटेंगे या बिल्कुल नहीं लौटेंगे। उन्होंने निर्णायक रूप से चुनाव जीता, जिससे गणतंत्र के धार्मिक जीवन पर उनका प्रभाव मजबूत हो गया। शुरू हुई और सीजर पर कुछ लोगों द्वारा इसमें शामिल होने का आरोप लगाया गया। साजिशकर्ताओं के भाग्य पर सीनेट की बहस में सीजर ने मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास का तर्क दिया। उनके उदारवादी रुख ने उन्हें रूढ़िवादी कैटो द यंगर के साथ सीधे संघर्ष में ला दिया। उन्होंने प्रेटर के रूप में कार्य किया, लेकिन बोना डिया उत्सव के दौरान क्लोडियस पल्चर कांड से उनका कार्यकाल खराब हो गया। क्योंकि इस कांड में उनकी दूसरी पत्नी पोम्पिया शामिल थी, इसलिए उन्होंने उसे तलाक दे दिया और कहा कि सीजर की पत्नी संदेह से परे होनी चाहिए। के बाद उन्हें फर्दर स्पेन का गवर्नर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने एक सैन्य कमांडर के रूप में अपनी प्रतिभा साबित की। उन्होंने कई विद्रोही जनजातियों को सफलतापूर्वक वश में किया और उनके सैनिकों द्वारा उन्हें इम्परेटर के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने कंसुलशिप के लिए चुनाव लड़ने के लिए विजय जुलूस ट्रायम्फ के अपने अधिकार को छोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सीनेट के रूढ़िवादी गुट के विरोध को दूर करने के लिए उन्हें शक्तिशाली सहयोगियों की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रथम ट्रूमविरेट 3 पुरुषों का गठबंधन का गठन हुआ। पोम्पी और क्रेसस के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक गठबंधन था। उनके संयुक्त समर्थन से सीजर आसानी से वर्ष पूर्व के लिए कंसुल चुने गए। बिबुल्स ने उनके कानून को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें एकांत में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीजर ने गरीबों और पोम्पी के पूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए अमूलचूल भूमि सुधारों की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाया। से खिलवाड़ करने के लिए उनकी बेटी जूलिया की शादी पोम्पी द ग्रेट से हुई थी। सीजर ने स्वयं पिसो नामक एक प्रभावशाली सीनेटर की बेटी कैलिफोर्निया से शादी की। अपनी कंसुलशिप के अंत में उन्हें ट्रांसल्पाइन गॉल और इलिरिकम के प्रांतों पर 5 साल की कमान सौंपी गई। के ईसा पूर्व में उन्होंने गैलिक युद्ध शुरू किए, जो लगभग 1 दशक तक चले और रोम की सीमाओं को पुनर्परिभाषित किया। उनकी पहली चुनौती हेलवेटी से आए, जो एक जनजाति थी जो रोमन क्षेत्र के माध्यम से प्रवास करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने उनका रास्ता रोकने के लिए रोन नदी के किनारे एक विशाल किलेबंदी की दीवार बनाई। उन्होंने हेलवेटी को निर्णायक रूप से हराया और उन्हें अपनी मातृभूमि लौटने के लिए मजबूर किया। गैलिक जनजातियों ने उनसे जर्मनिक राजा एरियोविस के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए कहा। सीजर ने वोजेस की लड़ाई में एरियोविस्टस को हराया, जिससे जर्मनिक जनजातियां वापस राइन के पार चली गईं। उन्होंने अपना ध्यान बेल्गे पर लगाया, जो उत्तरी गॉल में जनजातियों का एक संघ था। नरवी जनजाति ने अचानक हमले में रोमन सेनाओं को लगभग पस्त कर दिया था। उनकी व्यक्तिगत बहादुरी ने
उनके पुरुषों को डटे रहने और अंततः एक कठिन जीत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। नईगे की हार के बाद सीजर ने वेनेटी की समुद्री जनजातियों को वश में करने के लिए अपने दूत भेजे। वेनेटी विशेषज्ञ नाविक थे, नौवीक्सीय अनोखे संतान थे, लेकिन सीजर के इंजीनियरों ने उनके पाल फाड़ने के लिए विशेष हुक विकसित किए। अधिकांश रोम नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन प्रतिरोध सुलगता रहा। सैकड़ों में अलियानो थे भी अन्य पूर्व में वो मात्र 10 दिनों में बने पुल का उपयोग करके जर्मनी में राइन पार करने वाले पहले रोमन जनरल बने। पुल का निर्माण इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा था जिसका उद्देश्य जर्मनिक जनजातियों को डराना था। उन्होंने ब्रिटेन के लिए पहला रोमन अभियान शुरू किया। लैंडिंग कठिन थी क्योंकि ब्रिटिश योद्धाओं ने रोमन लोगों से लहरों के बीच युद्ध किया। वह बहुत बड़ी सेना के साथ ब्रिटेन लौटे और अंतर्देशीय क्षेत्रों में आगे बढ़े। उन्होंने टेम्स नदी पार की और ब्रिटिश सरदार कैसिवेलेंस को शांति की अपील करने के लिए मजबूर किया। हालांकि रोम से आने वाली खबरें चिंताजनक हो गई क्योंकि ट्रोमविरेट का राजनीतिक गठबंधन टूटने लगा था। उनकी बेटी जूलिया की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे पोम्पी के बीच का व्यक्तिगत बंधन टूट गया। ओशिप्सा में कर रहे की लड़ाई में क्रैसस की मृत्यु ने राजनीतिक परिदृश्य को और अस्थिर कर दिया। जिसका नेतृत्व करिश्माई अर्वर्नियन सरदार वर्सिंगेटोरिक्स ने किया। वर्सिंगेटोरिक्स ने रोमन सेना को भूखा रखने और सीधे टकराव से बचने के लिए जली हुई धरती की रणनीति का इस्तेमाल किया। सीजर को गेरगोविया की घेराबंदी में एक दुर्लभ हार का सामना करना पड़ा, जहां इलाके और भयंकर प्रतिरोध ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। विद्रोह एलेसिया की घेराबंदी में अपने चरम पर पहुंच गया, जहां वर्सिंगेटोरिक्स ने पहाड़ी किले में शरण ली थी। सीजर ने किलेबंदी की दोहरी पंक्ति बनाने का आदेश दिया, एक गॉल को अंदर रखने के लिए और एक बाहरी राहत बलों को बाहर रखने के लिए। जब एक विशाल गैलिक राहत सेना पहुंची तो रोमनों को 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हताश परिस्थितियों के सीजर की सामरिक प्रतिभा और उनके पुरुषों के अनुशासन ने पूर्ण विजय सुनिश्चित। वर्सिंगेटोरिक्स ने अपने बेहतरीन कवच पहनकर एलिसिया से बाहर निकलकर और सीजर के चरणों में अपने हथियार रखकर प्रसिद्ध रूप से आत्मसमर्पण किया। एलिसिया में एलिसिया की पतन के साथ गॉल में संगठित प्रतिरोध प्रभावी रूप से कुचल दिया गया था। सीजर ने अगले 2 साल अपने नियंत्रण को मजबूत करने और गॉल को एक रोमन प्रांत के रूप में व्यवस्थित करने में बिताए। स्पष्ट और सीधी लैटिन में लिखी गई उनकी कमेंट्रीज ऑन द गैलिक वॉर ने इतिहास और राजनीतिक प्रचार दोनों के रूप में कार्य किया। जैसे ही गॉल में उनकी कमान समाप्त होने वाली थी, पोम्पी और कैटो से प्रभावित सीनेट ने उन्हें अपनी सेना भंग करने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें अनुपस्थिति में कंसुलशिप के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार से भी वंचित कर दिया और धमकी दी कि यदि वो एक निजी नागरिक के रूप में लौटते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाए। सीजर को एहसास हुआ कि उनका राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत सुरक्षा दांव पर है। पूर्व को जो उनके प्रांत और इटली के बीच की सीमा को चिन्हित करने वाली छोटी नदी थी। सेना के साथ नदी पार करना राजद्रोह का कार्य और गृहयुद्ध की घोषणा थी। इसलिए न के बाद अच्छी से उन्होंने कथित तौर पर एलिया याक्टा एस शब्द कहे, जिसका अर्थ है पासा फेंका जा चुका है। वह इटली के माध्यम से तेजी से आगे बढ़े और अपनी गति से अपने दुश्मनों को चकित कर दिया। पोम्पी और सीनेट के बहुमत ने रोम छोड़ दिया और ब्रुंडिसियम के बंदरगाह और फिर ग्रीस की ओर भाग गए। सीजर ने बिना किसी लड़ाई के रोम में प्रवेश किया
और अपने अभियान को वित्त पोषित करने के लिए राज्य के खजाने को सुरक्षित किया। इसके बाद वो पोम्पी की वफादार सेनाओं को खत्म करने के लिए पश्चिम में स्पेन एयर और मुड़ गए, इससे पहले कि वे उनके पीछे हमला कर सके। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि वो बिना जनरल वाली सेना से लड़ने जा रहे हैं, इससे पहले कि वो बिना सेना वाले जनरल से लड़ने के लिए वापस आए। कई हफ्तों में उन्होंने स्पेन में पोम्पी की सेनाओं को इलेडा में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें चुनाव की देखरेख के लिए थोड़े समय के लिए तानाशाह नियुक्त किया गया और उन्हें चायथालीसा पूर्व के लिए कंसुल चुना गया। इसके बाद उन्होंने पोम्पी की नौसेना के जोखिम के बावजूद ग्रीस में पोम्पी का सामना करने के लिए एड्रियाटिक सागर पार किया। दोनों सेनाओं का सामना डायरेचियम के पास हुआ, जहां सीजर को सामरिक झटका लगा और वह लगभग हार ही गए थे। और थेसाली में न सफल रहे पोम्पी सोनन ईसा पूर्व को फार्सलिस की लड़ाई में हुआ था। संख्या में कम होने के बावजूद सीजर ने पोम्पी की श्रेष्ठ घुड़सवार सेना का मुकाबला करने के लिए पैदल सेना की एक छिपी हुई चौथी पंक्ति का उपयोग किया। यह पैंतरेबाजी शानदार ढंग से सफल रही, जिससे पोम्पी की सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पोम्पी युद्ध के मैदान से भाग गए और युवा राजा टॉलेमी शी के समर्थन की उम्मीद में मिस्र में शरण ली। सीजर ने अलेक्जेंड्रिया तक उनका पीछा किया, लेकिन राजा के सलाहकारों ने उन्हें पोम्पी का कटा हुआ सिर भेंट किया। कहा जाता है कि वह यह दृश्य देखकर रो पड़े और अपने पूर्व मित्र और प्रतिद्वंदी के दुखद अंत पर विलाप। सीजर टॉलेमी शे और उनकी बहन क्लियोपेट्रा वी के बीच मिस्र के उत्तराधिकार संकट में शामिल हो गए। क्लियोपेट्रा ने खुद को एक लिपटे हुए कालीन के अंदर सीजर के कमरे में पहुंचाया था। सीजर उनकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने सिंहासन के उनके दावे का समर्थन करने का फैसला किया। अलेक्जेंड्रिया का युद्ध छिड़ गया है और सीजर को कई महीनों तक शहर के शाही इलाके में घेर लिया गया। लड़ाई के दौरान अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय का एक हिस्सा कथित तौर पर जल गया। सुदृढ़ीकरण आने के बाद सीजर ने नील नदी की लड़ाई में टॉलेमी की सेनाओं को हराया। क्लियोपेट्रा को मिस्र की एकमात्र शासक के रूप में स्थापित किया गया और सीजर ने उनके साथ नील नदी की सैर पर कई महीने बिताए। पूर्व में संकट की खबर ने उन्हें मिस्र छोड़ने और पोंटस के फार्नेसिस द्वितीय के खिलाफ मार्च करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इतनी तेजी से जीत हासिल की कि उन्होंने प्रसिद्ध रिपोर्ट भेजी। देखा रोम लौट कर उन्हें अपनी अनुभवी सेनाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो लंबे युद्धों से थक चुके थे और अपने वेतन की मांग कर रहे थे। उन्होंने उन्हें सैनिकों के बजाय नागरिकों के रूप में संबोधित करते हुए एक शब्द से विद्रोह को शांत कर दिया, जिससे उन्हें गहरा अपमान महसूस हुआ। इसके बाद वो मेटल स्किपियो और कैटो द यंगर के नेतृत्व वाली शेष पोम्पी सेनाओं का सामना करने के लिए अफ्रीका रवाना हुए। सीजर ने एक और जबरदस्त जीत हासिल की। कैटो द यंगर ने सीजर के शासन में रहने के बजाय यूटिका में आत्महत्या कर ली और गणतंत्र के लिए शहीद बन गए। सीजर रोम लौटे और गौल, मिस्र, पोंटस और अफ्रीका में अपनी जीत के लिए 4 शानदार विजयोत्सव ट्रायम्फ मनाए। उन्हें 10 साल के लिए तानाशाह नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें रोमन राज्य पर अभूतपूर्व शक्ति मिली। उनके सबसे स्थायी सुधारों में से एक अराजक रोमन चंद्र प्रणाली को बदलने के लिए जूलियन कैलेंडर की शुरुआत थी। उन्होंने जनगणना का आदेश दिया, अनाज के वितरण में सुधार किया और एक नए फोरम और एक विशाल सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माण की योजना बनाई,
नॉट्स आज से ही निगह सहज अटे तनाट से होवाना तोन में उन्हें पॉम्पी के बेटों के नेतृत्व वाले अंतिम पॉम्पी प्रतिरोध से निपटने के लिए स्पेन जाना पड़ा। मुन्ना की लड़ाई उनके करियर की सबसे कठिन लड़ाई थी, जिसमें सीजर ने हार को रोकने के लिए स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी थी। मुंडा में उनकी जीत ने गृह युद्ध को समाप्त कर दिया और उन्हें रोमन दुनिया का निर्विवाद स्वामी बना दिया। वह की सिमनेगिया से उन्हें डिक्टेटर परपेचुओ यानी आजीवन तानाशाह नामित किया गया। उन्होंने प्राचीन रोमन राजाओं के बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुरू कर दिया और सीनेट में सुनहरे सिंहासन पर बैठते थे। उनकी छवि रोमन सिक्कों पर लगाई गई थी। यह एक ऐसा सम्मान था जो पहले देवताओं और पौराणिक हस्तियों के लिए आरक्षित था। लुपरकलिया उत्सव के दौरान ऐसे घोषणा किया थे। मार्क एंडी ने 2 बार सीजर को शाही मुकुट की पेशकश की, जिसे उन्होंने भीड़ की जय जयकार के बीच 2 बार ठुकरा दिया। के बावजूद कई सीनेटरों को डर था कि उनका इरादा खुद को राजा बनाने और गणतंत्र को समाप्त करने का है। गेयस कैसियस लॉन्गिनस और मार्कस जूनियस ब्रूटस के नेतृत्व में एक साजिश रची जाने लगी, जिन्हें सीजर अपने बेटे की तरह मानते थे। साजिशकर्ताओं ने खुद को मुक्तिदाता कहा और उनका मानना था कि वे रोमन गणतंत्र को अत्याचार से बचा रहे हैं। सीजर को कई शकुनों द्वारा उनके जीवन के खिलाफ साजिश की चेतावनी दी गई थी और एक भविष्यवक्ता ने प्रसिद्ध चेतावनी दी थी कि मार्च की 15 तारीख समाज के सावधान रहे। और वो ने की सुबह थी। उनकी पत्नी कैलिफोर्निया ने उनके बुरे सपनों के कारण उनसे सीनेट न जाने की भीख मांगी। सीजर झिझके, लेकिन डेसिमस ब्रूटस द्वारा जाने के लिए मना लिया गया। जैसे ही वह पॉम्पी के थिएटर की ओर चले, न सीनेट की बैठक हो रही थी। एक व्यक्ति ने उन्हें साजिश के विवरण वाला एक पत्र सौंपने की कोशिश की। सीजर ने पत्र लिया, लेकिन उसे पढ़ा नहीं, क्योंकि यह तुरंत याचिकाकर्ताओं से घिर गए थे। जब उन्होंने सीनेट कक्ष में प्रवेश किया और अपने सिंहासन पर बैठे, तो साजिशकर्ता उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जैसे कि कोई याचिका पेश कर रहे हों। टेलियस सिम्बर ने सीजर के टोगा को उनकी गर्दन से नीचे खींचा, जो हमले शुरू करने का संकेत था। सीजर की गर्दन में छुरा गोपा, हालांकि यह विषय है से अठे ना गए। सीजर ने शुरू में संघर्ष किया, चिल्लाए और अपनी सुई स्टाइलस से अपना बचाव करने की कोशिश की। हालांकि जब उन्होंने हमलावरों के बीच ब्रूट्स को हाथ में खंजर लिए देखा, तो उन्होंने कथित तौर पर उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने प्रसिद्ध शब्द कहे, एटो से अन्य निवान्य आवोरी सी दिशे ब्रूट है उच्च डेनास खेंजिस्तांतो ने आसनी रक्षसी हियासा एलिया सचे। इस पहले कि उन्होंने अपने चेहरे को अपने टोगा से ढक लिया, साजिशकर्ताओं ने उन्हें 23 बार चाकू मारा और वह अपने पुराने प्रतिद्वंदी पॉम्पी की मूर्ति के आधार पर गिर गए। सीनेट में अफरा तफरी मच गई, सरी नच गई और हत्यारे गलियों में भाग गए, यह चिल्लाते हुए कि तानाशाह मर चुका है। सीजर का शरीर वहीं पड़ा रहा जहां वो गिरा था, जब तक कि उनके 3 गुलाम उसे पालकी में घर नहीं ले गए। उनके सार्वजनिक अंतिम संस्कार में मार्क एंडी ने एक शानदार भाषण दिया, जिसने रोमन जनता के मूड को हत्यारों के खिलाफ कर दिया। उन्होंने सीजर की वसीयत भी पढ़ी है, जिसमें प्रत्येक रोमन नागरिक के लिए कुछ धन छोड़ा गया था और उनके निजी उद्यानों को जनता के नाम कर दिया गया। एक गुस्साई भीड़ ने फोरम में चिता में आग लगा दी और साजिशकर्ताओं के कई घरों पर हमला किया गया। हत्या ने गणतंत्र को नहीं बचाया, बल्कि इसके बजाय विनाशकारी गृह युद्धों का एक और दौर शुरू कर दिया। सीजर के परपोते और दत्तक उत्तराधिकारी हैं ऑक्टेवियन अंततः पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस के रूप में उभरे। नाम वेनियलिसा पूर्व में जूलियस सीजर को सीनेट द्वारा औपचारिक रूप से दिवस जूलियस यानी दिव्य
जूलियस के रूप में देवता घोषित किया गया था। उनके अंतिम संस्कार के खेलों के दौरान एक धूमकेतु दिखाई दिया, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वह सीजर की आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही है। उनका नाम बाद के सभी रोमन सम्राटों के लिए एक उपाधि बन गया, जो अंततः कैसर और जार शब्दों में विकसित हुआ। जूलियस सीजर विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन ने एक युग के अंत और एक साम्राज्य के जन्म को चिन्हित किया। गॉल में उनके सैन्य अभियानों ने यूरोप के सांस्कृतिक और राजनीतिक मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके लेखन का उनके स्पष्ट लैटिन गद्य और प्राचीन युद्ध की अंतर्दृष्टि के लिए अध्ययन किया जाना जारी है। थोड़ा संशोधित आज उपयोग किए जाने वाले आधुनिक पश्चिमी कैलेंडर का आधार बना। उनकी सत्ता में वृद्धि ने करिश्माई नेतृत्व और सैन्य शक्ति के सामने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नाजुकता को प्रदर्शित किया। ब्रूट्स के साथ उनकी दोस्ती और विश्वासघात की कहानी ने कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है, विशेष रूप से शेक्सपियर द्वारा। जूलियस सीजर का चेहरा आज भी उनकी असंख्य मूर्तियों और सिक्कों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के लिए पहचाना जाने वाला है। वह असाधारण विरोधाभासों के व्यक्ति थे, एक जनवादी सुधारक और एक सैन्य विजेता, एक दयालु मित्र और एक क्रूर तानाशाह। उनका रूबिकॉन पार करना एक अपरिवर्तनीय कदम उठाने के लिए एक सार्वभौमिक रूपक बन गया है। जूलियस सीजर ने आने वाली शताब्दियों तक रोम के भाग्य को आकार दिया। रोमन गणतंत्र उनके साथ ही समाप्त हो गया और रोमन साम्राज्य उनकी विरासत से पैदा हुआ। वह गेयस के रूप में न हुए थे, लेकिन अपनी प्रजा की नजरों में एक देवता बनकर मरे। उनका जीवन महत्वाकांक्षा, बुद्धि और इच्छा शक्ति का एक बवंडर था। सुबुरा की झुग्गियों से लेकर कैपिटल की ऊंचाइयों तक उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया। उनकी विरासत स्मारकों के पत्थरों में लिखी गई है, जो आज भी खड़े हैं, और उन कानूनों में जो आज भी हमें प्रभावित करते हैं। हर बार जब हम जुलाई के महीने का उपयोग करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति की याद आती है जिसने स्वयं समय को नया आकार दिया था। उनकी युद्ध रणनीतियों की प्रतिभा का आज भी दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में अध्ययन किया जाता है। वह त्वरित हमले और जबरदस्त घेराबंदी के स्वामी थे। रोम के आम लोगों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता उनकी राजनीतिक ताकत की नींव थी। वह समझते थे कि रोटी और तमाशा जनता के दिल की चाबी है। अपने दुश्मनों के प्रति उनकी दया को अक्सर उनके सर्वोच्च आत्मविश्वास के संकेत के रूप में देखा जाता था, लेकिन उसी दया ने शायद उनके हत्यारों के हाथों में खंजर छोड़ दिए। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन संभावनाओं की चरम सीमा पर जिया। एक एकीकृत और संगठित रोमन दुनिया के लिए उनका दृष्टिकोण अपने समय से बहुत आगे था। आज थे हम उनके जीवन के नाटक और उनकी मृत्यु की त्रासदी से मंत्रमुग्ध है। जूलियस सीजर की छाया ने 2 सहस्राब्दियों से पश्चिम की कल्पना को प्रभावित किया है। जो अपनी सभ्यता के गुणों और दोषों दोनों के प्रतीक थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुकुट तक पहुंचने का साहस किया और इसकी अंतिम कीमत चुकाई। उनकी यात्रा बैक्स ईसा पूर्व में शुरू हुई और कभी वास्तव में समाप्त नहीं हुई। गेयस जूलियस सीजर प्रकृति की एक ऐसी शक्ति थे जिसने इतिहास की धारा बदल दी। वह एक नई विश्व व्यवस्था के वास्तुकार थे। वो नई से अनोरिजिस कैप्चर था जाएगा। जूलियस सीजर की कहानी स्वयं रोम की कहानी है। वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक शहर को साम्राज्य में बदल दिया, और इसके साथ ही उनके असाधारण जीवन का वृत्तांत समाप्त होता है। लेकिन उनकी आवाज की गूंज आज भी सत्ता के गलियारों में सुनी जा सकती है। वो व्यक्ति थे जो राजा बनना चाहते थे, फिर भी राजा से कहीं अधिक थे। उनका जीवन राजनीतिक और सैन्य रणनीति का एक उत्कृष्ट नमूना था। वह अपने समय के व्यक्ति थे जो सर्वकालिक व्यक्ति बन गए
उनके द्वारा बनाई गई दुनिया उनके बाद 1000 साल तक कायम रही। वह अब तक के सबसे प्रसिद्ध रोमन बने हुए हैं। उनका प्रभाव उसी भाषा में समाया हुआ है जो हम बोलते हैं। वह अपने जीवन काल में एक किंवदंती थे और अपनी मृत्यु के बाद एक मिथक। उनकी कहानी दुनिया को बदलने के लिए एक व्यक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। यहाँ से और शायद आज से आज इन पे इतना सबसे महान नाम होवे सीजर थे। अरे से है इतिहास पर उनकी छाया लंबी और स्थायी है। वह प्राचीन दुनिया के एक दिग्गज थे। उनका जीवन एक भव्य महाकाव्य था जो आज भी हमारे बीच गूंजता है। वह योल वैनासी जेता श्रीहम के विजेता रासन के विजेता और रोम के स्वामी थे। उनका नाम शक्ति और नेतृत्व का पर्याय है। वह व्यक्ति थे जिसने विपरीत परिस्थितियों को चुनौती दी और एक राष्ट्र का भाग्य बदल दिया। उनकी अंतिम सांस उस शहर के केंद्र में ली गई जिससे वो प्यार करते थे, लेकिन उनकी आत्मा उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य में जीवित रही। जूलियस सीजर का नाम पश्चिमी सभ्यता की नींव में खुदा हुआ है। वह व्यक्ति थे जिन्होंने नदी पार की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका साहस उनकी बुद्धि की तरह ही पौराणिक था। वह दूरदर्शी थे जिन्होंने भविष्य देखा और उसे बनाने का साहस किया। उनका जीवन महानता की मानवीय भावना की इच्छा का प्रमाण था। वह व्यक्ति थे जिसने दुनिया जीती लेकिन अपनी जान गंवा दी। शांति और सुधार का एक जटिल ताना बाना है। वह व्यक्ति थे जिसने असंभव को संभव बनाया। उनका नाम इतिहास की एक मशाल है जो कभी धुंधली नहीं होगी। वह अपनी तरह के पहले और अपने युग के अंतिम व्यक्ति थे। उनका जीवन खोज और विजय की यात्रा थी। वह व्यक्ति थे जो बोलते थे और पूरी दुनिया सुनती थी। उनका नाम उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जहां तक मानवीय महत्वाकांक्षा पहुंच सकती है। वह व्यक्ति थे जिसने तलवार की धार से अपना भाग्य स्वयं लिखा था। उनका जीवन शास्त्रीय अर्थों में एक त्रासदी थी। लेकिन उनका पतन न उत्थान की शुरुआत भी था। वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही जीवन में 1000 जीवन जिए। उनका नाम एक विरासत है जिसे हम सभी साझा करते हैं। वह व्यक्ति थे जिसने एक युग को परिभाषित किया और एक प्रतीक बन गए। उनका जीवन विकल्पों की एक श्रृंखला थी जिसने दुनिया को बदल दिया। वह व्यक्ति थे जो आग से गुजरे और अधिक मजबूत होकर निकले। उनका नाम मानव मस्तिष्क की शक्ति का प्रमाण है। वह व्यक्ति थे जिसने एक बेहतर रोम का सपना देखा और उसे बनाने के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन कर्म और विचार का एक समन्वय था। वह व्यक्ति थे जिसने मनुष्य से अधिक होने का साहस किया। उनका नाम प्राचीन और आधुनिक दुनिया के बीच एक सेतु है। वह व्यक्ति थे जो गौरव के लिए जिए और रोम के लिए मरे। उनका जीवन मानवीय उपलब्धि का एक उत्कृष्ट नमूना था। वह व्यक्ति थे जो शुरुआत और अंत दोनों थे। उनका नाम इतिहास की निरंतर बदलती धारा में एक स्थिरांक है। वह व्यक्ति थे जो सितारों तक पहुंचे और उन्हें पा लिया। उनका जीवन महानता का एक आह्वान था जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। वो व्यक्ति थे जो जूलियस सीजर थे, रोमन लोगों में सबसे महान। रोमन इतिहास की किसी भी चर्चा में उनका नाम अंतिम शब्द है। उनके कार्य उनकी शाश्वत शरीर की नींव है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो डरना नहीं जानते थे और कोई सीमा स्वीकार नहीं करते। उनका जीवन एक इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण था। वह अपने भाग्य के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान थे। उनका नाम शक्ति और बुद्धिमत्ता की विरासत है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को वैसा नहीं छोड़ा जैसा उन्होंने पाया था। उनका जीवन एक ज्वाला थी जो चमक के साथ और थोड़े समय के लिए जली। वह व्यक्ति थे जो दुनिया के केंद्र में खड़े थे। उनका नाम उस हवा का हिस्सा है जिसमें हम सांस लेते हैं और उस जमीन का जिस पर हम चलते हैं। वही नेता से परम नेता
परम योद्धा और परम रोमन थे। उनका जीवन एक भव्य साहसिक कार्य था जो वास्तव में कभी समाप्त नहीं हुआ। वह व्यक्ति थे जो एक व्यक्ति से बढ़कर थे। उनका नाम सितारों में लिखा है और अनंत काल के पत्थर में खुदा है। और गैस जूलियस सीजर की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। वो व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को वैसा देखा जैसा वो थी और सपना देखा कि वो क्या हो सकती है। उनका जीवन राजनीतिक पैंतरेबाजी और सैन्य प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वह व्यक्ति थे जिसने एक विभाजित दुनिया को एक ही ध्वज के नीचे एकीकृत किया। उनका नाम शब्दों की शक्ति और कार्यों के प्रभाव की याद दिलाता है। वो अवश्य यही अपनी जनता के व्यक्ति थे। उनका जीवन दुनिया के शीर्ष तक एक लंबी और कठिन चढ़ाई थी। वह व्यक्ति थे जिसने कभी हार नहीं मानी और कभी घुटने नहीं टेके। उनका नाम महानता चाहने वालों के लिए आशा की एक किरण है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो जुनून के साथ जिए और सम्मान के साथ मरे। उनका जीवन मानवीय शक्ति की सीमाओं का एक भव्य प्रयोग था। वह व्यक्ति है मन की शिफ्ट। यह इस पर निर्भर करता था कि आप किससे पूछ रहे हैं। उनका नाम सुधार और प्रगति की विरासत है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। वह व्यक्ति थे जिसने गणतंत्र को साम्राज्य में और एक शहर को दुनिया में बदल दिया। उनका जीवन विजय और त्रासदी के प्रेम और विश्वासघात की कहानी थी। वह व्यक्ति थे जो महान सीजर थे और हमेशा रहेंगे। उनकी आत्मा इतिहास के ताने बाने में बुनी हुई है। वह व्यक्ति थे जिसने यथास्थिति को चुनौती देने और जीतने का साहस किया। उनका जीवन शिक्षा की शक्ति और ज्ञान की खोज का प्रमाण था। वह व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के सुदूर कोनों तक सभ्यता का प्रकाश पहुंचाया। उनका नाम रोमन आदर्श की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। वो व्यक्ति थे जिसने नदी के पार एक कदम से दुनिया बदल दी। उनका जीवन एक लंबी और घुमावदार सड़क थी जो इतिहास के केंद्र तक ले गए। वह व्यक्ति थे जो अपने देश के लिए जिए और अपने विश्वासों के लिए मरे। उनका नाम नेतृत्व और दूरदर्शिता के महत्व की निरंतर याद दिलाता है। वह निष्पुत है थे। वह एक निर्माता थे। उनका जीवन शक्ति का एक राग था, एक भव्य और जटिल रचना। वो जैसे स्वयं देश से कहते हैं ये सर्फेसिस किया तब भी जब दुनिया उनके खिलाफ थी। उनका नाम प्रकाश की किरण है जो हमेशा इतिहास के अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन करेगी। वह व्यक्ति थे जो सत्ता की कला के छात्र और शिक्षक दोनों थे। उनका जीवन एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह व्यक्ति थे जिसने दुनिया को रोम और रोम को दुनिया से मिलाया। उनका नाम एक ऐसी विरासत है जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। वह व्यक्ति थे जो अमर सीजर थे और हमेशा रहेंगे। उनका जीवन आत्मा की यात्रा थी। वह व्यक्ति थे जिसने अपने देश की सेवा में अपना उद्देश्य पाया। उनका नाम उस साहस का प्रतीक है जो दुनिया को बदलने के लिए चाहिए। वह व्यक्ति थे योद्धा और शांतिदूत दोनों थे। उनका जीवन मानवीय प्रयास का एक भव्य महाकाव्य था। वह व्यक्ति थे जिसने मानव इतिहास की धारा को बेहतर के लिए बदल दिया। उनका नाम मानवीय भावना की शक्ति की निरंतर याद दिलाता है। वह व्यक्ति थे अनाम से अधिक थे। उनका जीवन एक लंबा और कठिन संघर्ष था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आशा नहीं खोई। वह व्यक्ति थे जिसने दुनिया में सुंदरता देखी और इसे संरक्षित करने के लिए संघर्ष किया। उनका नाम रोमन भावना की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। वह व्यक्ति थे जिसने दुनिया को एक ही कानून के तहत एक साथ लाया। उनका जीवन एक भव्य साहसिक कार्य था जो हमें हमेशा प्रेरित करेगा।
वह व्यक्ति थे जो रोम के महान नेता थे और हमेशा रहेंगे। उनका नाम शक्ति है, से आत्स्यो, बुद्धिमत्ता और साहस की विरासत है। वह ऐसे व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत और समर्पण का मूल्य जानते थे। उनका जीवन मानवीय कल्पना की शक्ति का प्रमाण था। वो व्यक्ति थे जिसने एक विचार से दुनिया बदल दी। उनका नाम प्रकाश की किरण है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी। वह व्यक्ति थे जो राजा और आम आदमी दोनों थे। उनका जीवन मानवीय उपलब्धि का एक भव्य महाकाव्य था। वह व्यक्ति थे जिसने इतिहास की धारा बदल दी और एक प्रतीक बन गए। उनका नाम नेतृत्व और दूरदर्शिता की शक्ति की निरंतर याद दिलाता है। वो व्यक्ति थे जिसने दुनिया को एक ही कानून के तहत एक साथ लाया। उनका जीवन एक भव्य साहसिक कार्य था जो हमें हमेशा प्रेरित करेगा। वह व्यक्ति थे जो रोम के महान नेता थे और हमेशा रहेंगे। और नैसैनिक शक्ति है जीवन से अन्ना सजाना से अनैस के लिए आज से दोए। उनका नाम शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस की विरासत है। कहते अंतिम शब्द, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने बताया है, एक भरोसेमंद दोस्त द्वारा किए गए अंतिम विश्वासघात को दर्शाते हैं। उनकी मृत्यु विडंबना यह है कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी द्वारा बनाया गया। उनके शरीर को सुबुरा स्थित उनके घर वापस ले जाया गया। रोम शहर हत्या के बाद कई दिनों तक सदमे और शोक की स्थिति में था। उनका अंतिम संस्कार गणतंत्र के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे भावनात्मक अंतिम संस्कारों में से एक था। साजिशकर्ता अंततः रोम से भाग गए क्योंकि जनता की भावना उनके खिलाफ हो गई थी। मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन ने फिलिप्पी की लड़ाई में साजिशकर्ताओं को हराने के लिए हाथ मिलाया। ब्रूटस और कैसियस की मृत्यु के साथ है मुक्तिदाताओं का उद्देश्य अंततः समाप्त हो गया। जूलियस सीजर का प्रभाव उनके जाने के बाद भी बढ़ता रहा। उनके सुधार सदियों तक रोमन राज्य की नींव बने रहे। जूलियन कैलेंडर पूरे पश्चिमी जगत के लिए मानक बन गया। जुलाई का महीना हमेशा उनका नाम धारण करेगा। उनकी सैन्य रणनीति का आज भी जनरलों द्वारा उपयोग और अध्ययन किया जाता है। नाम सीजर शक्ति और अधिकार का प्रतीक बन गया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण तीव्रता के साथ जिया। उनकी विरासत मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। वह देवता के रूप में पूजे जाने वाले पहले रोमन थे। उनकी कहानी राजनीतिक शक्ति के उत्थान और पतन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जूलियस सीजर की छवि हमेशा प्राचीन रोम का पर्याय रहेगी। वह अपने समय के व्यक्ति थे जो इसे पार कर शाश्वत बन गए। जूलियस सीजर का नाम एक ऐसी मशाल है जो युगों युगों तक चमकती रहती है। वह रोमन दुनिया के वास्तुकार थे जैसा कि हम इसे जानते हैं। उनका जीवन एक भव्य महाकाव्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। रोमनों में सबसे महान उनके द्वारा बनाई गई दुनिया आज भी हमारे कानूनों, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति में मौजूद है। वह वो व्यक्ति थे जिसने रूबिकॉन पार किया और सब कुछ बदल दिया। उनका साहस एक किंवदंती थी जिसने सैनिकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। वह दूरदर्शी थे जिन्होंने रोम के लिए एक नया भविष्य देखा। उनका जीवन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति का प्रमाण था। वह व्यक्ति थे जो राजा बनना चाहते थे और फिर भी वो उससे कहीं अधिक थे। उनकी विरासत इतिहास और मिथक का एक जटिल ताना बाना है। वह व्यक्ति थे जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। उनका नाम प्रकाश की एक किरण है जो कभी ओझल नहीं होगी। वह अपनी तरह के पहले और अपने वंश के सबसे महान व्यक्ति थे। उनका जीवन वह व्यक्ति और दुनिया सांस रोककर सुनती थी। उनका नाम उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जहां तक मानवीय महत्वाकांक्षा पहुंच सकती है। वह व्यक्ति थे जिसने अपनी तलवार की धार से अपना भाग्य स्वयं लिखा।
उनका जीवन एक त्रासदी थी जो आज भी हमारे बीच गूंजती है, लेकिन उनका पतन उनकी शाश्वत प्रसिद्धि की केवल शुरुआत थी। वह व्यक्ति थे जिसने एक ही जीवन काल में 1000 जीवन जिए। उनका नाम एक विरासत है जिसे हम सभी पश्चिमी दुनिया के हिस्से के रूप में साझा करते हैं। वह व्यक्ति थे जिसने एक युग को परिभाषित किया और सर्वकालिक प्रतीक बन गए। उनका जीवन विकल्पों की एक श्रृंखला थी जो इतिहास के गलियारों में गूंजती रहे। वो व्यक्ति थे जो आग से गुजरे और देवता बनकर निकले। उनका नाम मानव मस्तिष्क और इच्छा शक्ति का प्रमाण है। वह व्यक्ति थे जिसने एक बेहतर रोम का सपना देखा और उसे जड़ से बनाया। उनका जीवन कर्म का एक राग था और मानवीय प्रयास का एक उत्कृष्ट नमूना। वह व्यक्ति थे जिसने केवल एक आदमी होने से अधिक होने का साहस किया। उनका नाम प्राचीन दुनिया और हमारी अपनी दुनिया के बीच एक सेतु है। वह व्यक्ति थे जो गौरव के लिए जिए और अपने देश की खातिर मरे। उनका जीवन मानवीय उपलब्धि का एक उत्कृष्ट नमूना था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वह व्यक्ति थे जो एक युग की शुरुआत और अंत दोनों थे। उनका नाम मानव इतिहास की निरंतर बदलती धारा में एक स्थिरांक है। वह व्यक्ति थे जो सितारों तक पहुंचे और वास्तव में उन्हें पकड़ लिया। उनका जीवन महानता का एक आह्वान था जो आज भी हमें प्रेरित करता है। वह व्यक्ति थे जो जूलियस सीजर थे। ये सभी रोमा में सबसे महान